हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं वाले ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने मिट्टियों का निर्माण, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मिट्टियों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था और उनके गुणों को समझा था। मिट्टियाँ 6 प्रकार की बताई थी अपन ने और उनके गुण भी बताए थे। आज हमको मृदा के अपरदन मतलब मिट्टी का जो क्षरण होता है या मिट्टी में कैसी कमी आती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपका आज का टॉपिक है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और इसकी कुछ हानियां होती हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के क्या कारण होते हैं, मृदा अपरदन से होने वाली हानियां क्या हैं और मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक अपन इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है मृदा अपरदन। तो सबसे पहले अपन मृदा अपरदन की परिभाषा जानेंगे। तो मृदा अपरदन क्या होता है, बहते हुए जल और वायु के द्वारा मृदा के आवरण का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो यदि कहीं पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर लगा है, यदि नदी या जल का प्रवाह किया जाता है इस मिट्टी के ढेर पर, तो क्या होता है, ये मिट्टी जो रहती है ये बालू से जुड़ी हुई होती है और जहाँ से नदी का प्रवाह होता है वहाँ पर ये मिट्टी क्या हो जाती है, एक काट बना लेती है ना, जिसे क्या कहते हैं अपन ने भैंस घाटी वगैरह पढ़ा है ना। तो यहाँ से जो नदी का प्रवाह होने लगता है तो इतनी जो मिट्टी का क्षेत्र जो कट जाता है उसे क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन। जब बहते हुए जल और वायु का प्रभाव जिस ओर होगा जल उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो बहते हुए जल और वायु के प्रभाव के द्वारा, ठीक है, तो बहते हुए जल और वायु के द्वारा मृदा के आवरण का, ये क्या है, मिट्टी का एक ढेर है, मृदा का जो आवरण या कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, हट जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन। इसके क्या कारण होते हैं, मृदा अपरदन के क्या कारण होते हैं आपको ये देखना है और मृदा अपरदन से क्या क्या हानियां होती हैं। अब मिट्टी का आवरण हट जाता है, इससे क्या कारण है, इनके क्या कारण है मृदा अपरदन के। पहला, मानव द्वारा वृक्षों का विनाश होना। दूसरा, इसके कारण बता रहे हैं, पहला है मानव द्वारा वृक्षों का विनाश होना, अत्यधिक पशुचारण, आदिवासी द्वारा झूमिंग कृषि करना। झूमिंग कृषि क्या होती है, दूसरा हो गया अत्यधिक पशुचारण, मतलब कि फसलों को अत्यधिक पशुओं के द्वारा क्या करना, उनको पशुओं के द्वारा चारण कराना, है ना, तो अत्यधिक पशुचारण करना। तीसरा, झूमिंग कृषि जो होती है, क्या होता है झूमिंग कृषि में कि जिस भूमि पर फसलों को एक बार उगाया जाता है उस भूमि में फसलों को काट कर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसे जला के फसलों को जो डंठल बचते हैं काटने के बाद उनको जला दिया जाता है और उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरी जगह पे क्या करते हैं, कृषि करते हैं। ऐसे करके इस प्रकार की कृषि कहलाती है, झूमिंग कृषि कहलाती है। इस कारण भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। चौथा है पवन अपरदन और पांचवा अवैज्ञानिक तरीके से कृषि। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कारण हैं वो किसको बढ़ाते हैं, मृदा अपरदन को। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन की हानियां। मृदा अपरदन से कौन कौन सी हानियां होती हैं। ठीक है, पहला है वनस्पतियों के नष्ट हो जाने से सूखा जो होता है वह क्या होता है, लंबे समय तक बना रहता है। मिट्टियों की गुणवत्ता जब हो जाती है, कम हो जाती है, तो उन जगहों पर क्या होता है, वनस्पतियां कम पनपती हैं और सूखे की स्थिति जो होती है बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, दूसरी हानि है जहां पर मृदा अपरदन होता है वहां जल कम ठहरता है, ठीक है, और सूखा पड़ा रहता है। अब अगला पॉइंट बात करेंगे, जल के अतिरिक्त अन्य स्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सिंचाई पर क्या होती है, कठिनाई आती है। ठीक है, मृदा अपरदन के दौरान क्या होता है, जल के स्रोतों पर प्रभाव पड़ता है और सिंचाइयों में क्या होती है, फसलों की सिंचाइयों में क्या होती है, कठिनाई जाती है। अब जब क्या होता है, मृदा अपरदन में क्या होता है, मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। मिट्टी का कटाव होने के कारण
जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है, वहाँ की जो फसलें हैं वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चौथा पॉइंट, कृषि योग्य भूमि की जो गुणवत्ता रहती है वह भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कृषि करने योग्य जो भूमि रहती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब कृषि करने योग्य जो भूमि होती है वहाँ पर फसलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे वहाँ पर फसलें क्या हो जाती हैं, पनप नहीं पाती हैं, भूमि कैसे हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट आपको क्या हो जाएंगे इसकी हानियां। अगला है मृदा का संरक्षण, ठीक है। तो संरक्षण किस प्रकार करेंगे अपन, मृदा का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण करने के लिए अपन सबसे पहला पॉइंट अपनाएंगे, क्या होता है, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के माध्यम से अपन मिट्टी का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक वृक्ष रोपना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है, वृक्ष क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, आपस में जकड़े रखते हैं। तो वृक्षारोपण के माध्यम से अपन मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, पेड़ की क्या करना है, एक बाड़ लगाना है। पेड़ की बाड़ मतलब समझते हो, पेड़ को एक के बाद एक लाइनों में लगाना है, जिससे क्या करेंगे, पेड़ों की जो जड़ें रहेंगी आपस में मिट्टी को क्या करेंगी, जकड़ी रहेंगी। तो जब भी बरसात या फिर नदियों का जल इनसे होकर गुजरेगा तो क्या होगा, मृदा अत्यधिक नहीं बहेगी और मृदा अपरदन कम होगा। अगला पॉइंट, खेतों में वाटिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन से रोका जा सकता है, ठीक है। खेतों में वाटिकाएं मतलब खेतों में चारों ओर मेड़ बना दो, ठीक है, खेतों में चारों ओर वाटिकाएं या मेड़ बनाकर भी मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि जो ढलानी इलाके हैं जहां से नदी का प्रवाह, नदी के जल का प्रवाह तेजी से होता है, वहां पर जो ढलानी इलाके रहते हैं वहां पर सीढ़ियां बना दी जाए। तो सीढ़ियों के कारण क्या होता है, नदियों का जो प्रवाह रहेगा धीरे धीरे होके आएगा, जिससे क्या होगा, मृदा अपरदन जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ढलानी का इलाकों में सीढ़ीदार मार्ग बनवा दिए जाए, जिससे मृदा अपरदन कम होगा। इस प्रकार हम 4 पॉइंट संरक्षण के, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको नोट्स बनाते चलना है, जो टॉपिक हम समझाते हैं आपको वो टॉपिक हेडिंग में डालना है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, यदि क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है तो आप सीधे डालें मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन के क्या कारण है, 4 कारण लिखना है कोई भी, हानियां क्या होती हैं उनकी हानियां लिख देना 4, और संरक्षण क्या होते हैं 4 संरक्षण के उपाय। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन की हानियां लिखिए या मृदा अपरदन के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ये टॉपिक आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं जल और जल के स्रोत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जल के बारे में। तो जल क्या है, हमारी पृथ्वी की जो है एक अमूल्य संपदा है या एक मूल्यवान संपदा है। हमारी पृथ्वी गोल है और हमारी पृथ्वी में लगभग 71% भाग पर, ये जो है 71% भाग पर क्या पाया जाता है, 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल, और 29% भाग पर क्या पाया जाता है, स्थल, ठीक है, मतलब जमीन। 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल। हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है तथा 29% भाग पर क्या रहता है, स्थल। 71% भाग पर जो जल पाया जाता है इसका जो अधिकांश जल रहता है वह महासागरों में ग्लेशियर के रूप में या बर्फ के रूप में क्या होता है, जमा होता है। लगभग 2.7% मीठा जल होता है जो क्या होता है, पीने योग्य होता है। कितने परसेंट जल पूछा जाता है एग्जाम में कि पीने योग्य जल हमारी पृथ्वी में कितना है, तो पीने योग्य जल हमारी पृथ्वी में कितना है, 2.7%। इसमें भी कुछ जल जो है नदियों में रहता है, कुछ जल होता है क्या होता है, पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे बोरिंग या फिर कुएं या ट्यूबवेलों के माध्यम से निकाला जाता है, हैंड पंप वगैरह लगाते हैं ना,
उनमें चला जाता है। तो हमारी पृथ्वी में जो पीने योग्य जल है वो कितना है, आपको ये ध्यान रखना कितना है, 2.7%। तो जल एक अमूल्य संपदा है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, जो जल क्या करता है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करता है। जल पर पृथ्वी, जल पर जीवन का आधार, पृथ्वी पर जो है जीवन का आधार क्या है, जल है। वनस्पति एवं जीव जंतु के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। अब अपन को पढ़ना है ये जल, ठीक है। जल एक अमूल्य क्षमता है, ठीक है। जल को ही, जल में क्या क्या होता है, पृथ्वी पर जो जीवन पाया जाता है वो क्या होता है, जल उस पर क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी पृथ्वी पर जो जल होता है 71% भाग पर पाया जाता है, जिसमें पीने योग्य जल केवल 2.7% मिलता है, ठीक है। पीने योग्य जल मिलता है 2.7%। अब आगे बात करेंगे जल के स्रोत क्या होते हैं। जल के स्रोत, तो जल हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे पहला क्या होता है इसका स्रोत, पृष्ठीय जल, पृष्ठीय जल। दूसरा भौम जल। तीसरा वायुमंडलीय जल। चौथा महासागरीय जल। तो जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, पहला पृष्ठीय जल, मतलब जो हमें स्थल या जमीन से मिलता है। पृष्ठ मतलब होता है तल, ठीक है, जमीन के तल से जो जल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय जल कहते हैं, पृष्ठीय जल, ठीक है। तो यह जल हमें कहाँ मिलता है, नदी, तालाबों, ठीक है, नदी, तालाबों, झरनों से कौन सा जल प्राप्त होता है, पृष्ठीय जल, ठीक है। पृष्ठीय जल जो होता है, इसमें जो नदियों में जो जल प्राप्त होता है, जो पूरा जो हमारे भारत में जो विश्व में जो नदियां रहती हैं उनसे लगभग हमारा 60% जल प्राप्त होता है ना। विश्व में नदियों से जो जल प्राप्त होता है वो कितना होता है, 60% जल नदियों से प्राप्त होता है। तो पृष्ठीय जल पृष्ठ में प्राप्त होगा, तो पृष्ठ में क्या होता है, नदी मतलब पृथ्वी की सतह पे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जल प्रदान करते हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, ये क्या हो गए, पृष्ठीय जल के उदाहरण हो गए। हमने पिछले कक्षाओं में आपको नदियों और नदियों की लंबाइयों के बारे में पढ़ाया था। आप पिछले अध्याय के नोट उठाएंगे ना, पिछली क्लासों के नोट्स उठाएंगे, उसमें नदियों के टॉपिक होंगे, उनकी आप लंबाइयाँ नोट करेंगे और कौन सी नदी की लंबाई कितनी है। इसमें जो लंबाइयाँ दी हैं ये पुरानी बुक है, तो आपको परिवर्तित मिलेंगी कुछ ना। दूसरा है भौम जल। भौम जल में क्या होता है, बरसात जब होती है तो बरसात में क्या होता है, बरसात का कुछ पानी जमीन अपने अंदर सोख लेती है ना। तो जब जमीन के अंदर पानी चला जाता है तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, या तो वहाँ पे कुआं खोद दिया जाता है जिससे नीचे का पानी, जो तल का पानी जो रहता है उसको निकाला जाता है, या बोरिंग कराकर जिसमें ट्यूबवेलों या मशीनों को डालकर क्या किया जाता है, जमीन का पानी ऊपर लाया जाता है, वो कहलाते हैं भौम जल। इसका प्रयोग अपन किसमें करते हैं, सिंचाई की साधनों में फसलों को उगाने के लिए, है ना, इस जल का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है, पास जो महासागरों का जल रहता है वो वाष्प बनकर कहाँ जाता है, आकाश में जाता है और वह बादल के रूप में दिखाई देता है। वो कौन सा जल कहलाता है, वायुमंडलीय जल कहलाता है। महासागरीय जल, हमारी पृथ्वी का में अधिकांश जो भाग है वह कहाँ पाया जाता है, अधिकांश जो जल का भाग है हमारी पृथ्वी में, अधिकांश जल का जो भाग है वह महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। हमारे भारत में जो जल है वह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ये कौन सा जल कहलाता है, महासागरीय, जो महासागरों से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी महासागर हैं उनमें जो जल पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, महासागरीय जल।
आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, महासागरों में पाए जाने वाले जल को कहलाते हैं महासागरीय जल कहलाता है। तो इस प्रकार हमने जल और जल के कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, जल क्या है या फिर जल के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो आपको जल की परिभाषा याद रखनी है, कितने % भाग पर जल पाया जाता है भारत में, हमारी पृथ्वी में कितना रहता है और पीने योग्य जल कितना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसके हम अध्याय खत्म कर देंगे और आपको एक PDF के रूप में क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे, जिसे देखकर आप अपने अकॉर्डिंग इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मैच करना, जो समझाए हैं यदि उनको समझ में आ रहे हैं तो उनके नोट्स आप खुद बना सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो सीधे आप उतार भी सकते हो PDF से, और अगर आपको ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक करनी है तो आप टॉपिक बाय टॉपिक भी कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।